नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 19th चैप्टर, जिसका नाम है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। कैन यू रिकॉल व्हाट इज अ गैलेक्सी? गैलेक्सी किसे कहते हैं? देखिए, करोड़ों स्टार्स, बिलियंस ऑफ स्टार्स, उनके स्टार सिस्टम्स यानी उनके प्लानिटरी सिस्टम्स, इंटरस्टेलर क्लाउड्स ऑफ गैसेस, इन सब को मिलाकर गैलेक्सी बनती है। व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम के यानी हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है? एक तो सन है हमारा, एक स्टार, और प्लैनेट्स है जैसे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और फिर कुछ म्यूचुराइट्स है। फिर व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन अ स्टार एंड अ प्लैनेट? स्टार और प्लैनेट के बीच में डिफरेंस क्या है? स्टार जो है वो लाइट एमिट करता है, उसका अपना सोर्स ऑफ लाइट होता है, और प्लैनेट्स डोंट एमिट लाइट, दे जस्ट रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन देम। व्हाट इज अ सैटेलाइट? सैटेलाइट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। सैटेलाइट माइट बी आर्टिफिशियल और दे मे बी नेचुरल। जैसे हमारा नेचुरल सैटेलाइट है मून, अर्थ का, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स तो कई सारे हैं जो हमने छोड़े हैं। विच इज द स्टार नियरेस्ट टू अस? हमारे सबसे करीब वाला, सबसे पास वाला स्टार कौन सा है? सन है, सन, सूर्य। वी हैव लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स इन अर्लियर स्टैंडर्ड्स। हमने पिछली कक्षाओं में स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स कैसे होता है, उसमें क्या होता है, इसके बारे में सीखा है। आवर सोलर सिस्टम इज सिचुएटेड इन अ गैलेक्सी। हमारी सोलर सिस्टम हमारे गैलेक्सी के अंदर सिचुएटेड है। अ गैलेक्सी इज अ कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, their planetary systems and interstellar clouds which are present in the empty spaces between stars। देखिए, गैलेक्सी किसे कहते हैं? इट इज अ कलेक्शन जिसमें करोड़ों स्टार्स होते हैं, उन स्टार्स की अपनी अपनी प्लानिटरी सिस्टम्स होती है, इंटरस्टेलर क्लाउड्स होते हैं। इंटरस्टेलर यानी दो तारों के बीच में जो क्लाउड्स होते हैं ऑफ गैसेस, और एम्प्टी स्पेस भी होती है बहुत सी। द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ इनन्यूमरेबल सच गैलेक्सीज। यूनिवर्स में हमारे आज बहुत अनगिनत ऐसी गैलेक्सीज है, हमने अब तक गिन भी नहीं पाए हम। गैलेक्सीज डिफर इन स्ट्रक्चर एंड शेप। गैलेक्सीज के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं। वी कैन डिवाइड देम इनटू 3 टाइप्स। 3 तरह के होते हैं: स्पाइरल, एलिप्टिकल एंड इरेगुलर गैलेक्सीज। स्पाइरल यानी ऐसा स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर, स्पाइरल। एलिप्टिकल यानी लंब वर्तुलाकृति, अंडाकृति, और इरेग्युलर भी होती है जिनका एक डेफिनेट शेप नहीं होता। आवर गैलेक्सी इज अ स्पाइरल गैलेक्सी एंड इज कॉल्ड द मिल्की वे एंड मंदाकिनी। हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें हमारा प्लानिटरी सिस्टम है, सोलर सिस्टम है हमारी, उसका नाम है मिल्की वे है, या फिर मंदाकिनी कहते हैं हमारी भारतीय भाषा में। अ स्पाइरल गैलेक्सी इज शोन इन फिगर 19.1। देखिए, यहाँ पर एक स्पाइरल गैलेक्सी का चित्र है, ठीक है। आवर सोलर सिस्टम इज सिचुएटेड इन इसी तरह के गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम सिचुएटेड है, ठीक है। मंदाकिनी गैलेक्सी अगर हम समझते हैं ये मंदाकिनी गैलेक्सी है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर अप्रोक्सीमेटली हमारा सन और हमारा सोलर सिस्टम है, इस पॉइंट पर। और ये भी रोटेट करते रहता है, जैसे हमारा सारे प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, वैसे ही हमारी सोलर सिस्टम पूरी की पूरी इस पॉइंट के इर्द गिर्द घूमते रहती है ऐसे। हाउ डिड वी ऑब्टेन ऑल दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स? हमें ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे मिली यूनिवर्स के बारे में? इफ यू लुक एट द गैलेक्सी एट नाइट वी सी ओनली प्लैनेट्स एंड स्टार्स, then how did we get information about the other components of the universe? देखिए, अगर हम रात्रि के समय आकाश में देखते हैं
तो उसमें सिर्फ प्लैनेट्स और स्टार्स दिखाई देते हैं, तो बाकी चीज़ों के बारे में हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिली? द आंसर टू द क्वेश्चन इज टेलीस्कोप्स। टेलीस्कोप्स के कारण हम देख पाए। सेवरल टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ while some others are kept aboard man-made satellites which are orbiting in the earth in fixed orbits। बहुत से टेलीस्कोप्स हमने अर्थ के सरफेस पर बिठाए हुए हैं अलग अलग स्थानों पर, और कुछ हमने स्पेस में भी छोड़ कर रखे हैं, ठीक है, जिनकी मदद से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं स्पेस को। As these telescopes are situated above the Earth's atmosphere, they can observe astronomical objects more effectively। हमने अर्थ के, देखिए जब अर्थ का एटमॉस्फेयर आता है तब बहुत से उसमें गैसेस आते हैं, प्रदूषण पोल्यूशन वाला गैसेस आते हैं, उसके कारण थोड़ा क्लियर नहीं देख पाते हम अर्थ सरफेस के टेलीस्कोप से। लेकिन एटमॉस्फेयर के ऊपर रखने के कारण हम वो पूरा क्लियर कट देख सकते हैं पूरा स्पेस। तो इससे हम इफेक्टिवली ऑब्जर्व कर सकते हैं स्पेस को, जो अर्थ सरफेस यानी जो स्पेस में है हमने रखे हुए टेलीस्कोप्स सैटेलाइट के फॉर्म में। Astronomers study the observations made by all these telescopes to obtain detailed information about the universe। जो खगोल शास्त्री होते हैं, जिन्हें एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है, स्पेस ऑब्जर्वर्स, स्पेस के स्टूडेंट्स, तो वो क्या करते हैं, इन टेलीस्कोप्स की मदद से सारी इंफॉर्मेशन जुटाते हैं यूनिवर्स से। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल दिस इन हायर स्टैंडर्ड्स। आगे की कक्षाओं में इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। हियर लेट अस लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्स एंड देयर लाइफ साइकिल। अभी हम इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं, स्टार्स की क्या विशेषताएं होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनके गुण और उनकी लाइफ साइकिल के बारे में, यानी स्टार के जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्स। एट नाइट वी कैन सी अबाउट 4000 स्टार्स विथ आवर नेकेड आइज। रात्रि के समय हम अप्रोक्सीमेटली, हम केवल आंखों से अपने, यानी कोई विदाउट एनी टेलीस्कोप वगैरह, हम नियरली 4000 स्टार्स देख सकते हैं। सन इज एन ऑर्डिनरी स्टार अमंग देम। उन हजारों स्टार्स में से एक जो हमारा सूर्य है वो एक ऑर्डिनरी एक स्टार है, लेकिन वो बहुत पास होता है हमारे, इसलिए वो हमें बहुत बड़ा दिखता है। बाकी स्टार्स भी उससे भी बड़े हो सकते हैं या छोटे भी हो सकते हैं, या उसके साइज के ही हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत दूर है हमसे, इसलिए वो छोटे छोटे दिखते हैं। लेकिन सन हमारे बहुत पास है। द रीजन टू कॉल सन एन ऑर्डिनरी स्टार इज दैट इवन दो इट अपीयर्स टू बी लार्जर देन ऑल अदर स्टार्स इन द स्काई, बिकॉज ऑफ इट्स being nearest to us, there are billions of stars which have higher or lower mass size and temperature than those of the sun। देखिए सन हमारे सबसे करीब है अर्थ के, उसके कारण वो सबसे बड़ा दिखाई देता है हमें सूर्य। लेकिन बाकी अरबों स्टार्स होते हैं, तारे, जिनका मास जो है वो सन से बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। टेम्परेचर भी सन से ज़्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है, ठीक है। स्टार्स आर जाइगेंटिक स्फीयर्स ऑफ हॉट गैस। स्टार्स जो होते हैं बड़े गोले होते हैं गैस के, गर्म गैस के। जाइगेंटिक यानी बहुत बड़े, विशाल। सम प्रॉपर्टीज ऑफ द सन आर गिवन इन द टेबल बिलो। सन के कुछ प्रॉपर्टीज दिए हैं। हाइड्रोजन मेक्स अप फॉर 72% ऑफ द मास ऑफ द सन व्हाइल हेलियम इज 26%। हमारा जो सूर्य है उसमें 72% जो है हाइड्रोजन गैस है और 26% जो है वो हेलियम गैस है। द रेस्ट 2% इज मेड अप ऑफ द एलिमेंट्स हेवियर देन हेलियम। 2% जो बाकी है वो और बड़े बड़े एलिमेंट्स है उसमें, ठीक है, हेवी वाले। प्रॉपर्टीज ऑफ द सन, हमारे सूर्य के प्रॉपर्टीज। मास कितना है हमारे सूर्य का, 2 × 10⁻30 kg, इतना ज्यादा मास है, यानी 2 × 1 के ऊपर 30 zeros। ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 के ऊपर 30 zeros, उतना kg, किलोग्राम। रेडियस कितनी है, इतनी है 6,95,700 किलोमीटर। सरफेस टेम्परेचर, सन का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर, अंदर तो और भी गर्म होगा, सरफेस का टेम्परेचर सूर्य का 58,000 केल्विन। ये केल्विन यानी एक टेम्परेचर का एक गिनने का एक यूनिट है, जैसे फ़ारेनहाइट है या फिर सेल्सियस है, वैसे केल्विन एक है। टेम्परेचर एट द सेंटर, सेंटर में कितना टेम्परेचर है, 1.5 × 10⁻7 केल्विन।
age of our sun is 4.5 into 10 raised to 9 years. Our galaxy has about 10 raised to 11 stars. हमारे गैलेक्सी में जो मंदाकिनी गैलेक्सी है उसमें नियरली 10 raised to 11 स्टार्स है, यानी एक के ऊपर 11 जीरो उतने स्टार्स. Its shape is like a disc with a bulge at the center and its diameter is about 10 raised to 18 kilometers. ये जो है डिस्क जैसा है, सेंटर में बल्ज है, यहाँ पर थोड़ा बल्ज है, फुगा हुआ है, स्वोलन है, और बाकी चपटा होते जाता है जैसे डिस्क होती है कोई. तो इसका डायमीटर कितना है? 10 raised to 18 किलोमीटर्स. 10 raised to 18 किलोमीटर्स इसका अप्रोक्सीमेट डायमीटर है, यानी एक के ऊपर 18 शून्य उतने किलोमीटर्स. The solar system is situated at a distance of 2 into 10 raised to 17 किलोमीटर्स फ्रॉम इट्स सेंटर. 2 into 10 raised to 17 किलोमीटर्स दूरी पर हमारी सोलर सिस्टम सिचुएटेड है इसके सेंटर से. यहाँ पर जैसे वो भी घूमते रहती है, इस पूरा ये घूमता रहता है गैलेक्सी भी. The galaxy is rotating around an axis passing through its center and perpendicular to the disk. गैलेक्सी जो है वो हमारे एक्सिस के अराउंड यानी सेंटर के अराउंड ऐसे ऐसे घूमते रहती है, और हमारी सोलर सिस्टम वो भी घूमती रहती है. इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन इज अबाउट 2 into 10 raised to 8 years. इतने सालों में वो एक प्रदक्षिणा पूरी करती है, एक रोटेशन कंप्लीट करती है. अगर आप देखोगे हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है, 4 युग होते हैं. पहला युग होता है सत्य युग, दूसरा होता है त्रेता युग, तीसरा होता है त्रेता युग में रामायण हुआ था, तीसरा होता है द्वापर युग जिसमें महाभारत हुआ था, और चौथा होता है कलियुग. तो इन चारों युग के कुछ साल होते हैं, यानी सत्ययुग कुछ सालों का होता है, त्रेता युग कुछ सालों का, द्वापर कुछ सालों का और कलियुग कुछ सालों का. इन सभी युगों को एक साथ कंसिडर करें, चारों युग टुगेदर, तो उसे कहा जाता है एक महायुग. तो एक महायुग जो पीरियड होता है वो इतना होता है अप्रोक्सीमेटली 2 into 10 raised to 8 years, जिसमें एक रोटेशन कंप्लीट करता है एक महायुग में. तो आजकल जो साइंटिस्ट अभी पता कर रहे हैं वो तो हमें हजारों वर्षों से पता है भारतीयों को. The mass of the sun is about 3.3 lakh times that of the earth and the radius is 100 times that of the earth. सन का जो मास है वो 3.3 लाख टाइम्स दैट ऑफ अर्थ है, अर्थ के 3.3 लाख गुना ज्यादा है, और रेडियस कितना है? अर्थ के 100 टाइम्स ज्यादा है. Other stars have masses between 1/10 that of the sun and 100 times that of the sun. कुछ बाकी स्टार्स होते हैं उनका मास सन के मास से 10 गुना कम भी हो सकते हैं, या हमारे सन के मास से 100 गुना ज्यादा भी हो सकते हैं. 100 m sun यानी mass of sun, 100 into mass of sun, and their radii can be between 110 to 1000 times that of the radius of the sun. उनके रेडियस जो होते हैं, रेडियस का प्लूरल है रेडाई, तो उनका रेडियस जो होता है हमारे सन के 1/10 हो सकता है, 10 गुना कम या 1000 गुना बड़े भी हो सकते हैं. देखिए ये है हमारा स्टार, हमारा सन, सूर्य. कुछ इतने छोटे होते हैं व्हाइट ड्वार्फ यानी छोटा व्हाइट कलर का स्टार. कुछ होते हैं सुपर जायंट स्टार यानी बहुत बड़े स्टार, विशाल. जायंट यानी बड़े, सुपर यानी बड़े से बड़े. और कुछ होते हैं रेड जायंट स्टार यानी लाल कलर के बड़े स्टार्स होते हैं, बहुत बड़े, विशाल. देखिए, डू यू नो द मासेस ऑफ अदर स्टार्स आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ द सन. जो हम हैं अभी देखिए इतना हजारों करोड़ों अरबों अनगिनत यानी इनकैलकुलेटेबल किलोग्राम्स इनका मास होता है, तो इतना हर बार लिखना कठिन जाता है. तो हम क्या करते हैं, बाकी स्टार्स का जो मास है वो हमारे सन के मुकाबले में कितना है वो बताते हैं. यानी 100 into m ऑफ सन यानी हमारे सन के 100 गुना मास है उस स्टार का, ऐसा कहते हैं. तो वो आसान पड़ता है. This means that the mass of the sun written as m sun is used as the unit of mass. तो हम जैसे थोड़े बहुत मास गिनने के लिए किलोग्राम ग्राम यूज करते हैं, वैसे तारों का मास गिनने के लिए
मास ऑफ सन, एम सन यह यूनिट यूज किया जाता है, यानी मास ऑफ सन उस टर्म्स में, एक मास ऑफ सन यानी हमारे सूर्य जितना वजन, 10 मास ऑफ सन यानी हमारे सूर्य से 10 गुना बड़ा, ऐसे। The age of the sun and other stars, which is the time elapsed after their formation, can be between a few million years to few billion years. देखिए, सन हमारा सूर्य हो गया या बाकी कुछ तारे हो गए, उनका आयु जो है, एज, उम्र, वो कितना टाइम हुआ है उन्हें बनकर, उनके बनने के बाद अभी कितना समय बीत चुका है, उसे कहते हैं एज ऑफ द सन। वो कुछ लाखों वर्षों से लेकर अरबों वर्षों तक भी हो सकते हैं। कुछ स्टार्स जो होते हैं वो कुछ लाख वर्ष पुराने होते हैं, कुछ जो होते हैं वो अरबों साल पुराने होते हैं। If the properties of the sun had changed in its time, it would have caused changes in the properties of the earth and in the life on the earth. अगर हमारे सूर्य की प्रॉपर्टीज भी बदलती जब से वो बना है तब से, तब हमारे अर्थ की प्रॉपर्टीज पर भी उसका परिणाम होगा। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे अर्थ पर गर्मी बढ़ेगी, और शायद हो सकता है कि सारे समुद्र वेपोराइज हो जाए और हमारे अर्थ पर लाइफ ही ना बचे अगर सन की हीट बढ़ गई, तो ऐसा कुछ बदलाव हो सकता है। Detailed studies of the properties of the earth have led scientists to conclude that the properties of the sun have remained unchanged over its lifetime, that is the past 4.5 billion years. हमने अर्थ की और हमारे सन की बहुत डिटेल स्टडी की है हमारे साइंटिस्ट ने, और उन्होंने ये बताया है कि जब से हमारा सन सूर्य बना है तब से उसके प्रॉपर्टीज नियरली अनचेंज रही है, बहुत सी अनचेंज रही है। उसे बनकर कितने साल हुए हैं? 4.5 बिलियन ईयर्स, यानी 450 करोड़ साल हुए हैं हमारा सन बनकर, जन्म होकर। According to the studies made by astronomers, these properties will slowly change in further after 4.5 billion years. जो बाकी स्टडीज की है खगोल शास्त्रियों ने, उनके अनुसार क्या है कि और 450 करोड़ वर्षों बाद हमारा सन थोड़ा थोड़ा बदलने लगेगा, तब तक तो वो फिक्स रहेगा, ठीक है, हमें कोई फिक्र नहीं। अच्छा, नेक्स्ट है बर्थ ऑफ स्टार्स। Huge clouds of gas and dust are present in the empty spaces between the stars in a galaxy. देखिए, गैलेक्सी में हमने देखा करोड़ों स्टार्स होते हैं, तो स्टार्स के बीच में जो जगह होती है वो गैस के क्लाउड से भरी हुई होती है, डस्ट से भरी हुई होती है, और एम्प्टी स्पेस भी होती है जहां पर कुछ नहीं होता। These are called interstellar clouds. उनको कहा जाता है इंटरस्टेलर, यानी दो तारों के बीच में या दो या बहुत से तारों के बीच में जो भरे हुए क्लाउड्स है, ढग, मेघ, बादल। तो उनसे कोई बारिश नहीं होती, लेकिन वो ऐसे बादल जैसे दिखते हैं, गैस के कलेक्शन होते हैं, तो उन्हें क्लाउड्स कहा जाता है। फिगर 19.3 शोज अ पिक्चर ऑफ सच क्लाउड्स टेकन बाय द हबल स्पेस टेलीस्कोप। देखिए, हबल टेलीस्कोप द्वारा लिया गया एक इंटरस्टेलर क्लाउड की ये पिक्चर्स है। ये बड़ा क्लाउड है, ये छोटा है और ये छोटा है। साइंटिस्ट यूज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। लंबे लंबे स्पेस में जो डिस्टेंसेस गिने जाते हैं वो हम किलोमीटर, मीटर में थोड़ी गिन पाएंगे, सेंटीमीटर, किलोमीटर, वो तो बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो कितना गिन पाएंगे? लाखों किलोमीटर्स, करोड़ों, अरबों किलोमीटर्स। स्पेस की तो अभी गिनती ही नहीं हो पाई है, कितना बड़ा है वो यूनिवर्स, हमारा कितना बड़ा है ये हमें पता ही नहीं है। तो इतना लंबा मेजरमेंट डिस्टेंस कैसे गिन पाएंगे हम? तो लाइट ईयर्स ये अलग से यूनिट है। एक लाइट ईयर यानी कितना होता है? अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट, प्रकाश द्वारा एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उस डिस्टेंस को कहा जाता है 1 लाइट ईयर। ठीक है, प्रकाश ही क्यों? क्योंकि लाइट इज द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स विच ट्रेवल्स, उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। एज द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, द लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। देखिए, स्पीड ऑफ लाइट, एक सेकेंड में लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर जाता है। एक सेकेंड में लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर चला जाता है। वैसे ही उसी स्पीड से एक साल वो ट्रैवल करता गया तो वो कितना किलोमीटर करेगा? 9.5 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स, इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। यानी एक लाइट ईयर यानी 9.5 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स। The sizes of interstellar clouds are about
a few light years. That is, light takes a few years to go from one end of a cloud to the other. ये आपको यहाँ पर तो दिख रहा है ये इतना सही है, लेकिन इसका साइज कुछ लाइट ईयर्स जितना है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाइट को जाने के लिए कई साल लग जाते हैं, 10 लाइट ईयर्स, 20 लाइट ईयर्स या कुछ और ज़्यादा भी। तो इतना बड़ा है ये, यानी 10 लाइट ईयर्स यानी कितना हो गया, अगर 20 लाइट ईयर्स लोगे तो 9.5 इंटू 2 इंटू 10⁻12 इंटू 10, इतना किलोमीटर्स। कैन यू इमेजिन? फ्रॉम दिस यू कैन इमेजिन द ह्यूज साइज ऑफ द क्लाउड। इससे हम कल्पना कर सकते हैं कितना विशाल होगा वो इंटरस्टेलर क्लाउड। ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस दीज क्लाउड स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। उनमें कोई अगर डिस्टर्बेंस आता है, देखिए कुछ स्पेस में एक्टिविटीज चलते रहती है, उनके कारण अगर कुछ उनको डिस्टर्ब होता है उन क्लाउड्स को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है, वो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन तो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो कुछ कारणों से अट्रैक्ट होने लगते हैं एक दूसरे की तरफ। जब वो अट्रैक्ट होने लगते हैं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, यानी वो छोटे छोटे होते जाते हैं क्लाउड्स। बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन their density starts increasing and their temperature also starts to increase and a dense sphere of hot gases form from the cloud। तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, छोटे छोटे पास आने लगते हैं वो गैस, तब उनका टेम्परेचर बढ़ते जाता है, उनकी डेंसिटी भी बढ़ते जाती है। ठीक है, आपको पता है अगर दूर दूर चीजें रखी हुई है, लोग अगर दूर दूर बैठे हैं तो गर्दी कम लगेगी, जब वो पास पास करीब आकर बैठेंगे उतने ही लोग तो गर्दी ज्यादा लगेगी, तो उस गर्दी को ही डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी बढ़ते जाएगी और टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है और एक गोला बन जाता है, गर्म गैस का गोला। ठीक है, once the temperature and density at the center of the sphere increases sufficiently, nuclear energy, that is energy generated through fusion of atomic nuclei, generation starts there। जब टेम्परेचर एक आवश्यक उतनी मात्रा पर पहुंच गया, लेवल पर पहुंच गया है, तब सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी शुरू होती है। जो एनर्जी कैसे रिलीज होती है, फ्यूजन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन, मैंने इनके बारे में बताया था आपको। न्यूक्लियर फिशन जो है वो रेडियो एक्टिविटी के दौरान बताया था आपको कि यूरेनियम का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है, यूरेनियम का एक मॉलिक्यूल है, एटम टूटता है और 2 एटम्स बनते हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, तो वो हो गया न्यूक्लियर फिशन, यानी न्यूक्लियस का टूटना। वैसे ही दूसरी एक उसके अपोजिट रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी 2 एटम्स यूनाइट होते हैं, फ्यूज होते हैं, एक दूसरे में घुस जाते हैं और एक नया एटम बनाते हैं, कुछ नया एलिमेंट बनाते हैं, तो उसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान भी बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है। बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी जनरेशन द गैस स्फीयर बिकम्स सेल्फ ल्यूमिनस एंड अ स्टार इज फॉर्म, और वी कैन से दैट अ स्टार इज बॉर्न। तो ऐसे एनर्जी जब जनरेट होती है तो गैस का जो गोला होता है वो चमकने लगता है, उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलने लगती है, और तब हम कहते हैं कि स्टार जो है तारा बन चुका है, यानी तारे का जन्म हो चुका है। इन द सन दिस एनर्जी इज जनरेटेड बाय द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियाई। हमारा जो सूर्य है, हमारा जो सन है, उसमें 2 हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, यूनाइट होते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं और एक हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं। दिस मीन्स दैट हाइड्रोजन एट द सेंटर ऑफ द स्टार एक्ट्स एज अ फ्यूल एंड एनर्जी इज जनरेटेड बाय द बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल। हमने देखा हाइड्रोजन होता है हमारे सन में, तो हाइड्रोजन के सारे यानी धीरे धीरे न्यूक्लियर फ्यूज हो रहे हैं और उनमें से हीलियम गैस बन रहा है और बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही है। वही एनर्जी हम अर्थ पर रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। Do you know light takes about 1 second to reach us from the moon while it takes 8 minutes to reach us from the sun। लाइट जो है, प्रकाश जो है मून से, मून तो खुद का प्रकाश नहीं होता, लेकिन आपको लगे कहां से आ गया, तो रिफ्लेक्ट करता है ना, सन का लाइट वो रिसीव करता है और रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है मून से अर्थ के ऊपर आने के लिए केवल 1 सेकेंड लगता है, इतना सारा डिस्टेंस केवल 1 सेकेंड में कवर करता है। और सन से अर्थ में सूर्य प्रकाश हमारे अर्थ पर पहुंचने के लिए
500 सेकेंड 500 सेकेंड्स यानी नियरली 8 मिनट्स लगते हैं, इतना दूर है यानी। It takes 4.2 years to reach us from the star Alpha Centauri, which is the star closest to the sun. हमारे सूर्य के सबसे नजदीकी दूसरा तारा, सबसे करीब वाला सूर्य के अलावा दूसरा जो तारा है जिसका नाम है अल्फा सेंटोरी, वो 4.2 ईयर्स लगाता है, यानी 4.2 लाइट ईयर्स अवे है हमसे। तो 4.2 ईयर्स के बाद आता है हमारे पास। वहां अगर आज निकला है प्रकाश किरण, वहां से लाइट का रे आज निकला है, तो हमारे पास वो 2025 में आएगा, यानी 4.2 ईयर्स। अभी तो 2021 चल रहा है, तो 2025 में वो पहुंचेगा 4.2 ईयर्स आफ्टर 4.2 ईयर्स। डू यू नो व्हेन अ गैस स्फीयर कॉन्ट्रैक्ट्स इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस? जब गैस का स्फीयर कॉन्ट्रैक्ट होता है तब इसका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उनमें, इसके बारे में डिटेल्स आपको नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगती है हीट एनर्जी में। इसके कारण वो जो है वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। मोर देन वन स्टार कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ह्यूज इंटरस्टेलर क्लाउड। फिगर 19.4 shows a cluster of thousands of stars. Most of these stars have formed from a single gigantic interstellar cloud. देखिए इस फिगर में बहुत सारे स्टार्स दिखाए गए हैं। देखिए क्लस्टर ऑफ स्टार्स यानी गुच्छ, तारों का गुच्छा। लार्ज क्लस्टर ऑफ स्टार्स, मोस्ट ऑफ दीज स्टार्स हैव फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल इंटरस्टेलर क्लाउड। ये पूरा हजारों स्टार्स जो दिखाई दे रहे हैं वो केवल एक इंटरस्टेलर क्लाउड से बने हैं। तो ये हो सकता है कि एक ही क्लाउड जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब केवल एक ही तारा बनेगा, ऐसा नहीं है, उसमें से हजारों तारे भी बन सकते हैं। कैन यू रिकॉल व्हाट इज मीन बाय बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस? हमको पता है, फोर्स चैप्टर में देखा है, बैलेंस फोर्सेस यानी दो अपोजिट फोर्सेस है जो अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम है, उनका फोर्स के अमाउंट सेम है, तो वो कहीं पर भी मूव नहीं करेगी ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अनबैलेंस फोर्स अगर हो, एक फोर्स एक दिशा में ज्यादा है और एक फोर्स एक दिशा में कम है, तो वो अनबैलेंस फोर्स है, यानी वो जिस दिशा में ज्यादा फोर्स है उस दिशा में ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगी। फोर्स चैप्टर में देख लीजिए, आपको पता चलेगा। स्टेबिलिटी ऑफ स्टार्स, इफ वी बर्न एन इंसेंस स्टिक इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम द फ्रेग्रेंस स्प्रेड्स ऑल ओवर द रूम इंस्टेंटेनियसली। अगर हम अगरबत्ती जलाते हैं एक कोने में रूम के, तो उसका सुगंध जो है वो पूरे कमरे में फैल जाता है। सिमिलरली व्हेन वी रिमूव द लीड ऑफ अ वेसल कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर द स्टीम स्प्रेड्स इन द सराउंडिंग रीजन। अगर वैसे ही हम उबलते हुए पानी का बर्तन का ढक्कन खोल देते हैं तो वो स्टीम भी बहुत फैलती है, ठीक है। दिस मीन्स दैट हॉट गैस स्प्रेड्स एवरीवेयर। इससे हमें पता चलता है कि गर्म गैस जो है वो फैलता है सभी तरफ। देन व्हाई डजंट द हॉट गैस इन द स्टार्स डिस्पर्स इन स्पेस? तो ये जो स्टार्स है या क्लाउड्स है या ये जो स्टार, एक स्टार में भी गैस का गोला होता है ना, वो तो स्टार का जो गैस होता है वो क्यों नहीं फैलता जैसे हम स्टीम वगैरह फैलते हुए देखा है। एंड व्हाई हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ द सन रिमेन अनचेंज्ड ओवर द लास्ट 4.5 ईयर्स? और ये फैलता क्यों नहीं है? जो स्टार में, जो तारे में जो गैस है वो क्यों नहीं फैलता? और क्यों नहीं हमारे सूर्य की प्रॉपर्टीज पिछले 450 करोड़ वर्षों से सेम है? तो इसका कुछ आंसर ऐसा है। द आंसर टू दीज क्वेश्चंस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई फोर्स नहीं होता। जैसे हम जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना, अगर हम कूदे भी, ऊपर की तरफ कूदे भी, तो हम अर्थ की तरफ आ जाते हैं। वैसे ही दो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स होता है अट्रैक्शन का, ग्रेविटेशनल फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द गैस पार्टिकल्स ऑफ द स्टार कीप्स दीज पार्टिकल्स टुगेदर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो उन्हें एक साथ रखता है। If the gravitational force which is constantly trying to bring the gas particles close together and the pressure of the hot gas which is constantly trying to disperse the gas are balanced, then the star remains stable. अगर देखिए
ये स्टार है समझ लीजिए, ठीक है, गोला गैस का। उस गैस के मॉलिक्यूल्स को ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक तरफ अंदर की तरफ खींच रहा है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन करवा रहा है, और जब वो अंदर की तरफ आ रहे हैं तब प्रेशर आ रहा है, गैस का प्रेशर तो होता है ना, गर्म गैस का प्रेशर जो है वो बाहर की तरफ धकेल रहा है। अगर ये दोनों प्रेशर बैलेंस हो जाते हैं, यानी 10 न्यूटन, ये तो बहुत छोटा नंबर है, लेकिन 10 न्यूटन फोर्स से ये अंदर की तरफ खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और 10 न्यूटन के फोर्स से ये प्रेशर बाहर की तरफ जा रहा है हॉट गैस का। अगर ये दोनों 10-10 है तो क्या होगा, ये ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, वो वैसा ही रहेगा स्टार, तो ऐसे टुगेदर रहेगा। The gravitational force is acting inwards towards the center of the star, while the gas pressure is acting outwards, that is away from the center of the star. जो है ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ खींच रहा है गैस को, और प्रेशर जो है वो बाहर की तरफ धकेल रहा है। वो दोनों बैलेंस जब करते हैं तब एक स्टेबल स्टार बनता है, स्थिर तारा बनता है, जो एक लंबे लाइफ तक रहता है, हर करोड़ों वर्षों तक। You must have played tug of war in this. Two ends of rope are pulled on two sides by two groups. आपको टग ऑफ वॉर पता होगा, रस्सी खेच जिसे कहते हैं, जिसमें रस्सी को दो तरफ से दो बच्चों का ग्रुप खींचता है, ठीक है। When the forces applied by both sides are equal, they balance each other and the center of the rope remains static. जब दोनों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, दोनों तरफ से सेम फोर्स लगाया जा रहा है, तब जो सेंटर है, रस्सी का सेंटर है, उसमें एक रिबन बांधा हुआ रखा जाता है, तब वो एक स्थान पर ही बना रहेगा, स्टैटिक यानी हिलेगा नहीं, लेफ्ट या राइट नहीं जाएगा। When the force on one side of the rope is larger than that of the other side, the center of the rope moves towards that side. अगर लेफ्ट वाला फोर्स बढ़ गया, लेफ्ट वाले बच्चे अगर जोर से खींचने लगे तो वो लेफ्ट की तरफ चली जाएगी रोप, रस्सी। अगर राइट वाले बच्चे खींचने लगे जोर से तो राइट की तरफ जाएगी, लेकिन दोनों का फोर्स अगर सेम है तो वो सेंटर में ही रहेगी। समथिंग सिमिलर हैपन्स इन केस ऑफ अ स्टार। इसी तरीके से स्टार के बारे में भी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर खींच रहा है, प्रेशर जो है वो बाहर धकेल रहा है, तो वो दोनों फोर्सेस जब बैलेंस हो जाते हैं तब एक स्टेबल स्टार बनता है। व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड गैस प्रेशर आर बैलेंस्ड, द स्टार इज स्टेबल, बट व्हेन वन ऑफ देम इज मोर देन द अदर, द स्टार आइदर कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सपांड्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गया तो वो स्टार कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर प्रेशर बाहर की तरफ बढ़ता गया तो वो स्टार जो है वो बड़ा होता जाएगा। Do you know, if there was no gas pressure in the sun, it will collapse to a point in 1 to 2 hours. अगर हमारे सूर्य में गैस का प्रेशर नहीं होता, ग्रेविटेशन तो उसे अंदर की तरफ खींच रहा है, ठीक है, गैस को, लेकिन अगर प्रेशर नहीं होता बाहर की तरफ ढकेलने वाला, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना अंदर खींच लेता कि 1 या 2 घंटे में ही हमारा पूरा सूर्य एक पॉइंट जितना बन जाएगा। ये जो आपको रेड सर्कल दिख रहा है स्क्रीन पर, उतना भी नहीं रहेगा, कर्सर जो दिख रहा है उतना भी नहीं रहेगा, उससे भी छोटा हो जाएगा। गैस प्रेशर डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। हायर द टेम्परेचर एंड डेंसिटी, हायर इज द प्रेशर। गैस प्रेशर किस पर डिपेंड होता है? डेंसिटी ऑफ गैस, कितनी डेंसिटी है, और टेम्परेचर ऑफ द गैस, कितना टेम्परेचर है। अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा, ज्यादा डेंसिटी होगी, तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इससे काफी मुझे प्रेरणा मिलती है नए नए वीडियोस डालने के लिए, आपकी सुविधा के लिए। तो धन्यवाद मित्रों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए।